नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट करा था टॉपिक जिसका नाम था एनालॉजी रीजनिंग का। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा संडे का बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है मुगल पीरियड्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट चेंज योर माइंडसेट। बहुत ही आसान मीनिंग है। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर लेते तब तक आप अपने लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। यही आज की मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मुगल पीरियड्स। मुगल पीरियड्स एक कॉमन टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अब मुगल पीरियड्स। मुगल पीरियड्स को दो टाइप्स में, दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है अर्लियर मुगल्स और उसके बाद है लेटर मुगल्स, जो कि स्टार्ट होता है 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल पीरियड्स चलता है। बीच में 15 साल का गैप आता है जो कि सेकंड अफगान एम्पायर शेर शाह सूरी के द्वारा रूलर वहां पर शासन किया जाता है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है शेर शाह सूरी। इससे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत करवाया था। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आपको करवाई थी। सबसे पहले आपको कराया था गुलाम वंश, उसके बाद करवाया था खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद करवाया था आपको तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद करवाया था सैयद डायनेस्टी और उसके बाद आपको करवाया था लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी जो कि दिल्ली सल्तनत में मैंने पहले आपको करवा चुका था। हिस्ट्री में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाइए। हिस्ट्री के वहां पर प्लेलिस्ट बनी है और हिस्ट्री में देखिए 4 वीडियोस हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर हैं। 4 वीडियोस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मुगल पीरियड से पहले आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद ही आप मुगल पीरियड्स को समझ पाएंगे अच्छी तरह। मुगल पीरियड्स दिल्ली सल्तनत में लास्ट रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का 1517 से लेकर 1526 एडी तक राजगद्दी पर बैठता है। दिल्ली का सुल्तान कौन होता है? लास्ट रूलर जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1526 तक लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या करी जाती है बाबर के द्वारा। और कैसे हत्या होती है जान लेते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर कैसे भारत में, कैसे उसने अपने पांव रखे भारत में, कैसे वो आया और भारत में कैसे उसने आक्रमण करा। बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबर का जो जन्म होता है वो 1483 में होता है। फरगाना में होता है, फरगना में होता है उज्बेकिस्तान में, जो कि जगह है सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान में। फरगना में उसका जन्म होता है 1483 में। उसके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर लंग के वंशज थे। और उनकी माता जी का नाम है कुतलुग निगाम खानम, जो कि चंगेज खान के वंशज थे। ये क्या होता है 1483 में जब बाबर का जन्म होता है और उसके 11 साल बाद, मतलब कि 1483 के 11 साल बाद 1494 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और ये मात्र 11 साल की उम्र में शासक बन जाते हैं फरगना के विद द हेल्प ऑफ ग्रैंड मदर। मतलब कि अपनी दादी जी के हेल्प से ये 11 साल की उम्र में फरगना के शासक बन जाते हैं बाबर जी। और क्या होता है बाबर, क्या इसके बाद 1501 में, और 1501 में क्या होता है उज्बेकिस्तान को ये थोड़ा सा जीत लेता है, कुछ एरिया को जीत लेता है। समरकंद को जीत लेता है 1501 एडी में। 1502 में क्या होता है, शोबानी खां का आक्रमण होता है उज्बेकिस्तान में और बाबर को वहां से निकाल देता है। 1504 में ये जब उज्बेकिस्तान से बाहर निकल जाता है 1502 में, और 1504 में ये काबुल में पैर रखता है और काबुल को अपनी कैपिटल बनाता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद ये राजधानी बनाता है काबुल को। इसकी नजर पड़ती है भारत में और भारत की तरफ देखता है और अपने जो सैनिक इकट्ठे करना स्टार्ट कर देता है और सैनिक बनाने स्टार्ट कर देता है। कम से कम भी इसके पास, जो जब ये भारत में आया था तो 25,000 की इसके पास सैनिक थी। और जब क्या होता है लास्ट रूलर था, उधर देखते हैं लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल मैंने जैसे कि अभी बताया 1517 से लेकर 1526 तक उसका शासनकाल चल रहा था।
उस रूलर की वजह से बहुत सारे गवर्नर्स थे जो कि इख्तिदार थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे उससे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति था। वो दिल्ली का सुल्तान तो बना हुआ था, बट वो एक क्या, दिल्ली का सुल्तान जब बना हुआ था तो कोई भी उसका दबदबा नहीं था, कोई भी काम काज का वो बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी रूलर उससे, मतलब कि वो जो बाकी के आसपास के रूलर थे वो बिल्कुल भी डरते नहीं थे। सिर्फ राजगद्दी पर बैठा हुआ था, सिर्फ नाम का ही वो शासक था। तो क्या हुआ, वहां पर इसका ही एक रूलर था, इसका ही एक गवर्नर था जो कि पंजाब का था, जिसका नाम था दौलत खां। दौलत खां क्या करता है, दौलत खां इनवाइट करता है बाबर को कि आक्रमण करे, कि इसके ऊपर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करे और दिल्ली की सतह पर खुद बैठे। दिल्ली की सतह पर बैठने के लिए बाबर वहां से चल पड़ता है काबुल से और भारत के ऊपर आक्रमण करता है। और इसका जो युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 का दिन आता है, पानीपत में दोनों की सेनाएं इकट्ठे होती हैं। इधर से होता है इब्राहिम लोदी और इधर से होता है बाबर। इब्राहिम लोदी के पास होती है 1 लाख की सेना और इसके पास होती है करीब मात्र 25,000 की सेना। फिर भी क्या करती है, 25,000 की सेना 1 लाख की सेना को बिल्कुल हटा देती है, उसको मौत के घाट उतार देती है। इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजीज थी और क्या था, तोप खाने थे, जो कि भारत के ऊपर सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, जिसका अगर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, भारत में सबसे पहला युद्ध कौन सा था जिसमें आर्टिलरीज यूज किए गए थे, तोप खाने यूज करे गए थे, वो था पानीपत का फर्स्ट बैटल। पानीपत पड़ता है हरियाणा में और जो कि 80 किलोमीटर है अवे फ्रॉम द दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत हरियाणा में स्थित है, जो कि एक तरफ से बाबर की सेना है और एक तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना है। अब दोनों की सेना पानीपत में इकट्ठे होती है। अब दोनों की सेना इकट्ठे होती है तो 25,000 की सेना है और इधर है 1 लाख की सेना है। 25,000 की सेना 1 लाख की सेना को मार देती है, मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि इसके पास स्ट्रेटेजीज थी। ईरान से ये सीखा हुआ था, तोप खाने चलाने सीखा हुआ था। क्या करता है, 7 किलोमीटर के ट्रेंचेस खुदवा देता है पानीपत में, 7 किलोमीटर के ट्रेंचेस खुदवा देता है। और इब्राहिम लोदी की जब वो वहां पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे थी, यहां पर बता देता हूं। मुझे इसको रब करना पड़ेगा ऊपर, जब मैं रब करता हूं, और आप हेडिंग देख चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। यहां पर है बाबर की सेना और यहां पर है इब्राहिम लोदी की सेना। ये है पानीपत का प्लेस, मान लीजिए पानीपत का प्लेस है, ठीक है, ये पानीपत की जगह है ऊपर वाली, ठीक है, जो मैंने 4 रेक्टेंगल में बनाई है, जो कि ऐसे बनाया है डब्बे में। ये मान लीजिए एक्सपोज, मान लीजिए पानीपत की जगह है। यहां पर है इब्राहिम लोदी और यहां पर है बाबर। बाबर के पास है 25,000 की सेना, मतलब कि 25K, ठीक है, और इसके पास है 1 लाख की सेना। 1 लाख की सेना इसके पास है, फिर भी ये हार जाता है। क्या करता है बाबर, जबकि बाबर की सेना होती है, मान लीजिए बाबर है, इसके पास ऐसे और ये ऐसे, इसके पास यहाँ पर ऐसे सैनिक होते हैं, ऐसे ये आर्मी खड़ा करता है और बीच पीछे भी यहाँ पर आर्मी खड़ा करता है। इब्राहिम लोदी बीच में होता है लास्ट में और इसके पास भी ऐसे सेना होती है और ये इसके पास भी ऐसे सेना होती है। ये क्या करता है, 7 किलोमीटर के एरिया में ट्रेंचेस खुदवा देता है। जैसे ही इसके सैनिक यहाँ पर आते हैं और ये खड्डे में गिर जाते हैं और हाथी इसके खड्डे में गिर जाते हैं। हाथी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था पानीपत के फर्स्ट बैटल पे। 1000 हाथी इब्राहिम लोदी की तरफ से थे, हर 1000 के 1000 हाथी ट्रेंचेस में गिर पड़े। और क्या हुआ, जब हाथी गिरते हैं तो सारे वहां पर हाहाकार मची जाती है, उसकी सेना हड़बड़ा जाती है। इब्राहिम लोदी की उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने ट्रेंचेस खुदवाए थे। ट्रेंचेस खुदवाने के बाद जब उसके हाथी यहाँ पर गिरे तो इसने क्या करा, यहाँ से तोपे चलाने स्टार्ट कर दिए, बम बारूद यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे।
बाबर ने, क्योंकि इनको पता नहीं था आर्टिलरीज क्या होती है, गोला बारूद क्या चीज होती है, क्योंकि गोला बारूद का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था पानीपत में, जो कि 21 अप्रैल 1526 एडी में, जो कि 6 घंटे बैटल चली थी पानीपत की बैटल चल रही है, यहां से तोपखाने चल रहे हैं, तोपखाने चले, यहां पर गिरे, तो इसकी क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की सेना जो कि फ्रंटियर पे सेना थी, एक थी फ्रंटियर पे सेना और यहां पर थी बैकियर सेना, यहां पर थी फ्रंटियर सेना बाबर की ऐसे थी। बाबर की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, इसकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि मान लीजिए कि 25,000 की बहुत मुश्किल से क्या होता है कि हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, 25,000 की सेना 1 लाख की सेना को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी क्या होता है कि 25,000 की सेना 1 लाख की सेना को बहुत इजीली मौत के घाट उतार देती है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी थी। तो यहां से ये तोपखाने मारता है, इब्राहिम लोदी की फ्रंटियर सेना मर जाती है, बिल्कुल हाथी गिर जाते हैं और फ्रंटियर सेना मर जाती है और इब्राहिम लोदी बच जाता है। इब्राहिम लोदी को बाबर एक बार बोलता है कि सरेंडर करने के लिए कि तू सरेंडर कर दे और यहां से निकल जा, दिल्ली की सतह पर मैं बैठूंगा और तू निकल जा, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, बाबर बोलता है इब्राहिम लोदी को। फिर भी इब्राहिम लोदी मानता नहीं है। अगर वहां पर मान जाता, वहां पर बेवकूफी कर गया इब्राहिम लोदी, अगर इब्राहिम लोदी वहां पर मान जाता, वहां पर सरेंडर कर देता, यहां से वहां से भाग जाता, तो वहां पर उसकी थोड़ी समझदारी होती, फिर दोबारा वो जब आक्रमण करता, दोबारा फिर सेना में आता या दोबारा फिर युद्ध करता, तो तैयारी के साथ युद्ध करता और शायद जीत जाता वो दूसरे युद्ध में, दूसरे तीसरे युद्ध में जीत जाता, स्ट्रेटेजीज अपनाता और उसके बाद वो जब बैटल्स की तैयारी करता शायद इब्राहिम लोदी जीत जाता, मगर उसने वो बेवकूफी कर दी और बाबर के आगे खड़ा हो गया, कहता है कि मैं मर जाऊंगा मगर यहाँ से भागूंगा नहीं। तो बाबर क्या करता है, उसकी खोपड़ी को अलग कर देता है और बाबर के पास पेश करता है और बाबर हंसता है और कहता है ये देख बेवकूफ आदमी जो कि मेरी तलवार से कट गया इसका सिर। तो यहां पर बाबर की एंट्री हो चुकी है मुगल पीरियड का, यहां पर इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है मुगल पीरियड, जो कि मुगलों का शासन यहां से स्टार्ट हो चुका है, बाबर से इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। 1526 एडी का टाइम चल रहा है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको बता देता हूं, पहले था बाबर, उसके बाद हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं था, जो कि बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र, वैसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में इतिहासकार कहते हैं कि उसके 4 पुत्र थे, जो कि हुमायूं सबसे बड़ा था और बाबर हुमायूं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसके बाद अकबर आता है, जो कि 1526 से लेकर 1605 एडी तक अकबर आता है, जो कि मुगल पीरियड्स में सबसे ज्यादा अनपढ़, जो कि पढ़ा लिखा ना हो, वो मुगल पीरियड कौन सा है, वो मुगल कौन सा है, वो शासन कौन सा है, वो शासक कौन सा है, तो आप टिक लगाकर आएंगे अकबर। फिर उसके बाद आता है जहांगीर और उसके बाद आता है शाहजहां, फिर उसके बाद आता है औरंगजेब। इनका सबका टाइम पीरियड रहा, अपने अपने टाइम पीरियड्स पे इन्होंने बैटल्स लड़ी और कुछ रिवोल्ट हुए, कुछ इन्होंने बिल्ड करा, कुछ इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करा, क्या योगदान करा और किसने क्या जारी करा, ये सभी हम चीजें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लेटर मुगल्स, जो कि 1707 एडी से लेकर 1857 एडी तक लेटर मुगल्स आते हैं। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है और ये मुगल पीरियड्स डिक्लाइन हो जाते हैं, मुगल पीरियड्स डिक्लाइन हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नामात्र रह जाते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब का दबदबा था, इससे औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई है, जिंदा पीर की उपाधि औरंगजेब को मिली है। बहादुर शाह, जो कि बहादुर शाह पहला था, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है जहांगीर शाह, फिर आता है फर्रुख सैयद, जो कि ग्रेनिट कायर के नाम से भी इसको उपाधि मिली थी, ग्रेनिट कायर से भी जो जाना जाता है फर्रुख सैयद। 1713 से लेकर 1719 एडी तक फर्रुख सैयद का जो कि शासनकाल चला। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर 1748 एडी तक
मोहम्मद शाह का जो शासनकाल चला 1718 से लेकर 1748 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, क्योंकि ये रंगीन होता है। ये हमेशा लाल परियों में ही घूमा रहता था, शराब के नशे में ही रहता था और परियों के साथ रहता था। फिर ये आता है अहमद शाह, जो कि 1748 से लेकर 1754 तक, और आलमगीर आता है। फिर उसके बाद शाह आलम आता है सेकंड, और उसके बाद अकबर आता है 1800। अकबर सेकंड है, अकबर, ये अकबर अलग है, ये अकबर अलग है, अकबर सेकंड। 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक अकबर सेकंड आता है, और उसके बाद आता है बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर 1857 तक। बहादुर शाह सेकंड आता है, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, जिसका जो टॉम्ब है वो है म्यांमार में। जो बाबर का जो कि मकबरा है वो है काबुल में, जो कि पहले आगरा में दफनाया गया था। ये सभी जानकारी आपको मैं दूंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है कि मुगल पीरियड्स में क्या चीज पढ़ना है और कौन सा शासन क्या है और किसका काल कब तक चला है, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने अभी आपको जानकारी दी है। अभी तो बैकग्राउंड बताया बाबर का कि बाबर कौन था और कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुई है मुगल पीरियड्स की। अब क्या होता है, जब बाबर की, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 लड़ाइयां हुई थी। पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में, और दूसरी बैटल हुई थी 1556 में, और तीसरी बैटल हुई थी 1761 में। 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि बाबर वहां पर जीत चुका था और बाबर ने एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था मुगल पीरियड्स में। सेकंड बैटल होती है पानीपत की, जो कि अकबर और हेमचंद, विक्रमादित्य हेमचंद, जो कि लास्ट रूलर था, हिंदू रूलर, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट हिंदू रूलर था, विक्रमादित्य हेमचंद, जिसे हेमू से नाम से भी जाना जाता है, 1556 में। फिर आती है 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होती है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। अब चलते हैं मुगल पीरियड्स के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में। ये करीब 1 हफ्ते का टॉपिक है। मुगल पीरियड्स मेडिवल हिस्ट्री का 1 हफ्ते का टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं कराऊंगा। आज हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं बाकी बोर्ड को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक चला। ठीक है, इसके बारे में, टॉम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन चल रही है, मुगल पीरियड्स की इंट्रोडक्शन है। अभी तो हम जाएंगे टॉपिक के ऊपर, कंटेंट के ऊपर जाएंगे। अभी तो सिर्फ ऊपर से हमने पढ़ा है, मुगल पीरियड्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी है। बाबर का मकबरा अगर पूछेंगे तो काबुल में है, हुमायूं का मकबरा पूछेंगे तो दिल्ली में है, जहांगीर का मकबरा पूछेंगे तो लाहौर में है, औरंगजेब का मकबरा पूछेंगे तो औरंगाबाद में है, और बहादुर शाह का मकबरा पूछेंगे तो म्यांमार में है। ये मकबरे याद कर लेना और बैटल्स याद कर लेना। अब जो कार्यक्रम इन्होंने करा है उसके ऊपर चलते हैं। इन्होंने क्या अपने टाइम पर क्या कार्यक्रम करा है, हमने आज क्या पढ़ना है, बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी। ठीक है जी, अब मैं इसे कर देता हूं रब। तो करते हैं, चलते हैं बाबर के ऊपर। बाबर कौन था? बाबर बता दिया मैंने बाबर कौन था और भारत में कैसे आया था। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी। बाबर ने 4 युद्ध लड़े और बहुत ही भयानक युद्ध लड़े। 4 युद्ध लड़े थे, बहुत ही भयानक युद्ध लड़े थे, जो कि 1526 में इसने लड़ा पानीपत का फर्स्ट बैटल। पानीपत का फर्स्ट बैटल बाबर
वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। उसके बाद 1526, 1527, 1528, 1529, 4 साल में 4 बहुत ही भयानक युद्ध बाबर ने लड़े थे। और ऐसा युद्ध लड़ा था कि उस टाइम कोई भी नहीं था इसकी टक्कर में, कोई भी नहीं था टक्कर में। उस टाइम विजयनगर भी था, साउथ में विजयनगर भी चल रहा था, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी। जब बाबर ने यहाँ पर पैर रखा था और इसने कहा दिया था कि अब भारत में बाबर आ चुका है, अब मुगल पीरियड्स का वहां पर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बाबर ने रख दिया था। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 1527 एडी में, 1527 एडी में खानवा का बैटल होता है, खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, खानवा बैटल, खानवा का युद्ध होता है बाबर के बीच में और महाराणा सांगा के बीच में, जो कि खानवा पड़ता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में। कहां पर है, भरतपुर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के पास। 1527 खानवा का बैटल होता है। एक तरफ आता है बाबर और एक तरफ आते हैं महाराणा सांगा जी, जो कि मेवाड़ के, उस टाइम मेवाड़ के रूलर थे, शासक थे मेवाड़, जो कि राजस्थान में पड़ता है। एक तरफ है महाराणा सांगा जी और एक तरफ है बाबर। यहां से बाबर की सेना और यहां से महाराणा सांगा की सेना। महाराणा सांगा की सेना में क्या था, उनकी आर्मी में 7 राजे ऐसे भी थे, 7 किंग थे, प्लस महमूद लोदी भी था। महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। किसका था, इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का भाई था, इब्राहिम लोदी का ब्रदर था, जो कि इसकी नेतृत्व में था महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की आर्मी में था महमूद लोदी। इधर से महाराणा सांगा जी मेवाड़ से और इधर से बाबर जो कि काबुल से आया हुआ था और इसने पानीपत का फर्स्ट बैटल जीत चुका था। क्या होता है, महाराणा सांगा जी और इधर से बाबर दोनों के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं खानवा का युद्ध, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। इनकी सेना में 25,000 की सेना और इधर थी 70-80 हजार की सेना महाराणा सांगा जी के। फिर क्या होता है, ये वही स्ट्रेटेजी अपनाता है, तोप वाली स्ट्रेटेजी अपनाता है, तोप गोले चलाता है और वहां पर महाराणा सांगा जी की वहां पर हार हो जाती है धोखे से। क्या करता है, पीछे से वो वैसी ही स्ट्रेटेजी अपनाता है, आगे से ट्रेंच वगैरह खोद देता है और पीछे से हमला कर देता है, पीछे से अटैक कर देता है। महाराणा सांगा जी की वहां पर मृत्यु नहीं होती है। महाराणा के सांगा जी क्या होता है कि इनके वहां पर जब युद्ध चल रहा होता है खानवा का, तो इनके 80 घाव लग जाते हैं, 80 घाव यहाँ पर लग जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। इनकी मिलिट्री को ना पता लगे कि महाराणा सांगा जी बेहोश हो चुके हैं, तो वहां पर राज चिन्ह किसी और को दे देते हैं। झाला अज्जा एक व्यक्ति है जो कि महाराणा सांगा जी की सेना में था। तो क्या होता है, महाराणा सांगा जी के 80 घाव लग जाते हैं, वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तो मिलिट्री को पता ना लगे कि यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं, तो इसलिए राज चिन्ह किसे दे देते हैं, अज्जा को दे देते हैं। वहां से महाराणा सांगा को वहां से निकाल देते हैं और राजस्थान में भेज देते हैं। तो वहां पर कैप्चर कर लेता है बाबर, मेवाड़ में कैप्चर कर लेता है और मेवाड़ को जीत लेता है और वहां पर महाराणा सांगा जी की मृत्यु हो जाती है राजस्थान में, जो कि यहाँ से 50-40 किलोमीटर यहाँ से दूर निकल जाते हैं खानवा से। उसके बाद 1527 के बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। तो मैं इसे रब कर देता हूं,
इसके ऊपर 1528 के ऊपर चलते हैं। 1528 और 1529 में 1528 एडी यहां पर क्या होता है, मैदेनी राय, ये युद्ध है चंदेरी का। किसका युद्ध है? चंदेरी का, चंदेरी बैटल। मैदेनी राव यहां पर था और यहां पर था बाबर। यहां पर बाबर जीत जाता है। और मैदेनी राव कौन था? ये लेफ्टिनेंट था, उसका लेफ्टिनेंट थे महाराणा सांगा के मैदेनी राव। और इन्होंने भी वहां पर वचन दिया था महाराणा सांगा को कि मैं बाबर से बदला लूंगा, मगर इनकी मतलब बदनसीब बोल सकते हैं, बाबर वहां पर फिर जीत जाता है और मैदेनी राव वहां पर हार जाता है और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का। घाघरा बैटल जो कि 1529 एडी में, जो कि चपचार बिहार में है। ये होता है महमूद लोधी वर्सेस बाबर। यहां पर इसका नेतृत्व करते हैं शेर शाह सूरी। अब इसके बारे में चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है शेर शाह सूरी की कहानी। महमूद लोधी और यहां पर बाबर की आपस में युद्ध होता है, जो कि चपचार है, बिहार में एक जगह है। बिहार में एक जगह है जो कि चंदेरी है, वो है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। कहां पर है चंदेरी? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में जगह है चंदेरी। ये जगह है चपचार, जो कि बिहार में जगह पड़ती है। और यहाँ पर है महमूद लोधी, यहाँ पर है बाबर। महमूद लोधी कौन था? अंकल था इब्राहिम लोधी का। और इसका नेतृत्व कौन करता है? शेर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी बहुत ही चालाक शासक था, बहुत ही चालाक बोल सकते हैं और एक समझदार बोल सकते हैं शासक था, जो कि अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बाबर की सेना और यहाँ पर महमूद लोधी की सेना, बाबर यहाँ पर भी जीत जाता है और यहाँ पर भी जीत जाता है। 4 युद्ध लगातार जीतता है। युद्ध देख लीजिए एक बार, 1526, 1527, 1528, 1529 एडी में 4 युद्ध जीतता है। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, पानीपत में खाना खाया, चंदेरी रात में निकला घाघरा पहनकर। ठीक है जी, पानीपत में खाना खाया, निकला चंदेरी रात में घाघरा पहनकर। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। 1526 पानीपत बैटल, 1527 खानवा का बैटल और 1528 चंदेरी बैटल और 1529 खानवा बैटल। 4 बैटल जीत जाता है। और 1530 एडी जब आती है, 1530 अगले ही वर्ष में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं को एक कोई बीमारी थी, एक बीमारी थी। तो बाबर क्या बोलता था कि बाबर बहुत ज्यादा अपने हुमायूं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो कहता था भगवान, मुझे हुमायूं की जो बीमारी है वो मुझे लग जाए और हुमायूं ठीक हो जाए। तो ऐसा ही होता है, हुमायूं की जो बीमारी थी वो उसको बाबर को लग जाती है और बाबर की वहां पर मृत्यु हो जाती है। बाबर क्या करता है कि 2-3 मस्जिद बनवाकर जाता है, बाबरी मस्जिद और जामा मस्जिद, जो कि पानीपत में है, दिल्ली वाली नहीं। बाबरी मस्जिद और जामा मस्जिद पानीपत में बनवाकर जाता है। और इसका जो कि वहां पर पहले तो टॉम वहां पर बनाया जाता है आरामबाग। कहां पे? आरामबाग। यहां जगह देख लीजिए, आरामबाग, जो कि आगरा में पड़ता है। आरामबाग क्या है? आरामबाग आगरा में है। 1530 में, 1530 एडी में इसको यहीं पर दफना दिया जाता है। किसे? बाबर को। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, इसको यहीं पर दफना दिया जाता है आगरा में। फिर आगरा के बाद काबुल
काबुल में लेकर जाया जाता है इसे आगरा के बाद। काबुल में, जो कि काबुल कहां पर है, अफगानिस्तान में। इसे अफगानिस्तान में बाद में लेकर जाया जाता है, पहले आगरा में इसे दफनाते हैं, दफनाने के बाद इसे काबुल में लेकर जाया जाता है बाबर को। और यहाँ पर बाबर का चैप्टर समाप्त होता है। फिर राजगद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं। 1 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं हुमायूं के ऊपर। बाबर के 4 पुत्र थे, जो कि कमरान, हिंदल और अस्कारी। कमरान, हिंदल और अस्कारी। और जो चौथा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा है। दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा होता है, बाबर का पुत्र। उसके बाद कमरान, हिंदल और अस्कारी होते हैं। बाबर होता है, बहुत ज्यादा प्रेम लगाव करता है हुमायूं से, इसका प्रेम लगाव सबसे ज्यादा होता है, बाकी बजाय कमरान से, हिंदल से और अस्कारी से। अब राजगद्दी पर 1530 से 1540 ईडी तक राजगद्दी पर बैठता है हुमायूं। दिल्ली की सतह पर बैठता है हुमायूं। और यहां पर देखिए 1540 से लेकर 1555 तक, यहां पर 15 साल का गैप बीच में आ जाता है। 15 साल का गैप बीच में आ जाता है। और इस टाइम कौन था? शेरशाह सूरी, जो कि सेकंड अफगान था। शेरशाह सूरी सेकंड अफगान था। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसका जन्म 1486 में हो चुका था, 3 साल बाद। 3 साल पहले बाबर का हुआ था, 3 साल बाद इसका काबुल में हुआ था। शेरशाह सूरी का बिहार में हुआ था, सासाराम में। बताऊंगा उसके बारे में भी, चलेंगे, चर्चा करेंगे। अब हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है 1530 पर, 1540 तक राजगद्दी पर बैठता है। अब इसके बीच में भी आप काम सुन लीजिए क्या क्या हुआ। 1539 में और 1540 में 2 बैटल हुई, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में भी चलते हैं। चलो इसके बारे में चल लेते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है जी। एक 1539 एडी में एक इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊंगा कि बैटल कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, जो कि अब इस टाइम इसे बक्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बक्सर, जो कि बिहार में है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुई? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ये वही व्यक्ति है जिसने जीटी रोड का निर्माण करा था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आप बोलते हैं ना कि जीटी रोड हाईवे। तो ये वही आदमी है शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। रुपया जारी करा था जिसने टका को हटाकर रुपया जारी करा था, वो था शेरशाह सूरी। जिसने कैंटोनमेंट, जिसे कैंट बनाए थे, वो शासक कौन था? शेरशाह सूरी। जिसने जीटी रोड बनवाए थे, वो कौन था? शेरशाह सूरी। जिसने 5 साल में पूरी दिल्ली सल्तनत हिला दी थी, पूरा भारत हिला दिया था, मुगल एम्पायर्स को खदेड़ डाला था, वो शासक कौन था? शेरशाह सूरी। जिसका नाम था बचपन में फरीद खान और जिसके पिताजी का नाम था हसन खान। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 1530 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा, और बैटल ऑफ चौसा होती है। और यहाँ पर 1529 में होती है, 1529 में। और 1530 में, 1530 एडी में बैटल ऑफ कन्नौज होती है।
बैटल ऑफ कन्नौज ये किसके बीच में होती है? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। ठीक है जी। हुमायूं कब से कब तक बैठता है? 1530 से लेकर 1540 एडी तक राजगद्दी पर बैठता है बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद। और हुमायूं सबसे बड़ा उसका लड़का था बाबर का। इसके बाद कमरान था, हिंदल था और अस्कारी था। 1529 में बैटल ऑफ चौसा क्यों हुई और कहां पर हुई? बैटल ऑफ कन्नौज क्यों हुई और कहां पर हुई? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आपको शेर शाह सूरी के बारे में पता होना जरूरी है। शेर शाह सूरी कौन था? शेर शाह सूरी 1486 में एक जगह है सासाराम, बिहार में एक जगह है सासाराम, वहां पर उसका जन्म होता है। और उसके पिताजी का नाम था हसन खान और उसके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या होता है, इसके पिताजी की 4 बीवियां थी और पहली बीवी में से शेर शाह सूरी का जो जन्म होता है पहली बीवी में से होता है। जो इसके पिताजी थे वो 4th बीवी के साथ सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और शेर शाह सूरी को वहां पर उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो क्या होता है, 14 साल, मात्र 14 साल की उम्र में शेर शाह सूरी घर से बाहर निकल जाते हैं और ये चले जाते हैं जौनपुर। जौनपुर में चले जाते हैं और जौनपुर में ये पार्सियन सीखते हैं, अस्त्र और शस्त्र बल सीखते हैं और बाकी अपना अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं जौनपुर में। जौनपुर में पढ़ने के बाद ये दोबारा फिर घर पे वापस आते हैं और इनके जो कि पिताजी थे हसन खान और उसके पिताजी भी बाबर की सेना में थे। जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े के चालक थे, चलाते थे घोड़े बाबर की सेना में। 1527 और 1528 में जब ये, इससे पहले 1525 के करीब जब बाबर, ये 1526 में जब बाबर की एंट्री हुई थी पानीपत में, जब इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत हरियाणा में। और इधर ये बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार जो कि ईस्ट साइड है, बिहार बंगाल साइड का क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां पर शेर शाह सूरी का दबदबा चल पड़ता है। शेर शाह सूरी वहां पर अस्त्र शस्त्र बल वहां से सीख कर आता है और वो वहां पर बहरान खान लोहानी, क्या नाम है, बहरान खान लोहानी, बहरान खान लोहानी की सेना में भर्ती हो जाता है। इसकी सेना में भर्ती हो जाता है। और बहरान खान लोहानी कौन था? ये उसके पिताजी का भी गुरु था। किसके पिताजी का? शेर शाह सूरी जी के पिता, शेर शाह सूरी के पिताजी का भी गुरु था और बहरान खान लोहानी, और ये शेर शाह सूरी का भी गुरु था। शेर शाह सूरी के पिताजी का भी गुरु था और शेर शाह का भी गुरु था। शेर शाह सूरी का नाम क्यों पड़ा शेर शाह सूरी, जब उसका नाम फरीद खान था। फरीद खान क्या करता है, एक बार जंगल में जाता हो, वहां पर शेर आता है, शेर का शिकार करता है, एक ही तलवार से शेर को मार देता है। और वहां पर जब इसको पता लगता है, बहरान खान लोहानी, जब ये वहां पर बिहार का शासक था, साउथ बिहार का शासक था, बहुत बड़ा शासक था, तो शासक था बहरान खान लोहानी को पता लगता है कि इसने एक ही तलवार के साथ फरीद खान ने शेर को मार दिया है। तो उस घटना के बाद बहरान खान लोहानी शेर शाह सूरी का नाम रख देता है, फरीद खान से शेर शाह का नाम रख देता है, वहां पर इसका नाम बन जाता है शेर शाह सूरी। ठीक है जी। फिर क्या होता है, बहरान खान लोहानी इसको, शेर शाह सूरी को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव दे देता है, अपना सारा कारोबार इसे सौंप देता है और कहता है कि मेरे बेटे की तूने रक्षा करनी है, मेरे बेटे को भी तूने, मेरे पुत्र को भी तूने अपनी, जैसे तूने अस्त्र शस्त्र बल तेरे को आते हैं वही बल मेरे पुत्र को भी तूने सिखाने हैं। तो ये क्या करता है, जब बहरान खान लोहानी की जब मृत्यु हो जाती है 1526 में, बिहार साइड की बात कर रहा हूं मैं, और इधर से पानीपत का भी, दोनों का आप कंपैरिजन करके चलना, दोनों को साथ साथ लेकर चलोगे तो समझ बहुत जल्दी आपको आएगा। वहां पर बिहार में बहरान खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है और वहां पर जब शासक कौन बैठता है, वह राजगद्दी, बिहार की राजगद्दी पर बैठता है शेर शाह सूरी।
बिहार का भी शासक बन जाता है, प्लस बंगाल का भी शासक वो जीत लेता है। बंगाल के जो रूलर्स थे उसको भी हरा देता है, जो राजे थे छोटे मोटे राजे उनको भी मार देता है मौत के घाट उतार कर। और वहां पर क्या करता है, बंगाल पर भी कब्जा कर लेता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, बाबर की सेना पर भी ये 2 साल काम करता है। और जब यहाँ पर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर यहाँ पर हुमायूं राजगद्दी पर, दिल्ली में राजगद्दी पर बैठता है। और ये क्या सोचता है कि जब इसने बंगाल में भी कब्जा कर लिया, बिहार में भी कब्जा कर लिया, अब ये दिल्ली की तरफ रवाना होता है। और हुमायूं का ध्यान कहां पर होता है, मेवाड़ की तरफ होता है। इंडिया के मैप से चलेंगे तो जल्दी समझ आएगा। थोड़ा सा इंडिया का मैप बना देता हूं, वहां पर थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैप बना देता हूं, मेरे को वैसे आता नहीं है, मैप बना देता हूं। देखिए यहां पर है हुमायूं, यहां पर है हुमायूं, ठीक है जी, ये है दिल्ली में। और यहां पर बंगाल में है शेरशाह सूरी। कौन है, शेरशाह सूरी। ये क्या करता है, मेवाड़ को जीतता रहता है, मेवाड़ की तरफ इसका ध्यान रहता है। इसका ध्यान यहां पर रहता है, सिर्फ गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ, दिल्ली की तरफ इसका ध्यान यहाँ पर रहता है। शेरशाह सूरी क्या करता है, यहाँ पर तो सारी जगह कब्जा कर लेता है और ये यहाँ पर की तरफ रवाना होता है। हुमायूं को पता लगता है कि यार शेरशाह सूरी भी शासक है, शेरशाह सूरी भी, इसका दबदबा भी वहां पर चल रहा है। तो शेरशाह सूरी दिल्ली की तरफ रवाना होता है, दिल्ली के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो हुमायूं भी आता है। हुमायूं को जब पता लगता है और हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी की सेना 1539 एडी में यहां पर मिलती है। इस जगह नाम है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में। 1539 में इन दोनों का आमना सामना होता है। जब इसका ध्यान यहां पर होता है तो ये यहां पर कब्जा कर लेता है और ये यहां पर आता है, यहां पर रवाना होता है दिल्ली की तरफ। तो ये हुमायूं उसको दिल्ली से आने से पहले रोक लेता है। बैटल ऑफ चौसा में इनका आमना सामना होता है और बैटल ऑफ चौसा में बहुत ही लाजवाब शेरशाह सूरी वहां पर जीत जाता है और वहां पर उसको हरा देता है हुमायूं को। दोबारा अगले साल फिर आता है 1540 में और बैटल ऑफ कन्नौज होती है बिहार में। और दोबारा फिर 1540 में शेरशाह सूरी फिर जीत जाता है। 1540 एडी में शेरशाह सूरी फिर जाता है। 2 साल लगातार युद्ध जीतता है शेरशाह सूरी। 1540 में से गदेड़ देता है, इसको मतलब निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। और ये क्या करता है, यहाँ से हुमायूं यहाँ से भागता जाता है पाकिस्तान, यहाँ पर कश्मीर से जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान से जाता है ईरान में। यहाँ पर छुप जाता है हुमायूं और यहाँ पर कब्जा किसका हो जाता है, अब शेरशाह सूरी का। 5 साल 1540 से लेकर 1545 में इसका यहाँ पर हो जाता है। बड़ी कुछ एरिया में होता है, राजस्थान में कुछ एरिया में इसका कब्जा नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भगा देता है हुमायूं को और हुमायूं ईरान में 12 साल गुजारता है। 12 साल गुजारता है तो शेरशाह सूरी क्या करता है, जब राज्य ये जीतता है 1540 में दिल्ली को जीत लेता है। 1541 में राजस्थान के कुछ एरिया जीत लेता है। 1542 में रणथंभौर जीत लेता है। 1543 में रायसेन जीत लेता है। 1544 में चित्तौड़ जीत लेता है। और 1545 में जब 1545 आती है, कलिंग का युद्ध होता है। 1545 एडी जब शेरशाह सूरी राजस्थान में कालिंग, एक जगह है कालिंग,
1541 में, 1542 में, 1543 में, 1544 में और 1545 में। 1540 में दिल्ली को जीतता है, उसके बाद चित्तौड़, रणथंभौर और कुछ एरिया जीत लेता है और 1545 में कलिंग पर हमला करता है। और कलिंग कहां पर है? कलिंगा, जहां पर है राजस्थान में। राजस्थान में ये हमला करता है और हमला करते समय जब ये गोला बारूद चलाता है और उधर से भी गोला बारूद चलता है, उस किले से, कलिंग के किले से भी गोला बारूद चलता है, तो गोला बारूद गिर जाता है शेरशाह सूरी के ऊपर। शेरशाह सूरी मर जाता है वहां पर। मरने के बाद जब 1545 के मरने के बाद जब ये अपने पुत्र को और अगली संतान को सत्ता सौंपता है अपनी, ये सेकंड अफगान का एम्पायर जब सत्ता सौंपता है, 5 साल ही वो चला पाते हैं, 5 साल 10 साल ही चला पाते हैं। हुमायूं फिर से आक्रमण करता है भारत के ऊपर 15 साल बाद। 12 साल बाद ईरान से फिर दोबारा आता है। जब इसकी मृत्यु, जब तक ये यहाँ पर शेरशाह सूरी था, हुमायूं की हिम्मत नहीं थी कि भारत के ऊपर आक्रमण कर दे। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके 5 साल बाद भी, 5-7 साल बाद भी हुमायूं यहाँ पर नहीं आंख मटका कर देखता है। तो फिर क्या होता है, जब इसकी संतान आगे चलती है, इनकी संतान भी आगे कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाती है, तो हुमायूं इनकी संतान को हरा देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है, खुद दिल्ली की सतह पर बैठ जाता है 1555 से लेकर 1556 एडी तक। किस्मत देखिए यहाँ पर, 12 साल बाद भी आया, 12 साल बाद दोबारा फिर आया। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 2 बार बना था, और जब 12 साल बाद आया, 15 साल बाद आया, जब 1 साल के लिए इसने शासन चलाया, 1 साल के लिए इसने शासन चलाया, तो इसने, जब इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसने दीन पन्नाहा, एक लाइब्रेरी है दीन पन्नाहा, क्या कौन सी लाइब्रेरी है? दीन पन्नाहा, यहां पर बता देता हूं, दीन पन्नाहा लाइब्रेरी का निर्माण करवाता है दिल्ली में। और उस दिल्ली की लाइब्रेरी में, दीन पन्नाहा की लाइब्रेरी में स्टेयर्स में गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, स्टेयर से गिरता है, और 1556 एडी में ही वॉज डेड एट एक्सीडेंटल, एट ड्यू टू, एक्सीडेंटल बोल सकते हो, ड्यू टू स्टेयर से पैर स्लिप हो जाता है, मतलब कि वहां से गिर जाता है लाइब्रेरी से, ड्यू टू एक्सीडेंटल। ठीक है, एक्सीडेंटल बोल सकते हो, या लाइब्रेरी से स्लिप फुट फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ दीन पन्नाहा लाइब्रेरी से। उस लाइब्रेरी के स्टेयर्स के, वहां से स्टेयर से पैर फिसल जाता है और हुमायूं की वहां पर मृत्यु हो जाती है 1556 तक। यहां तक मैंने आज आपको इतिहास बताया है 1556 तक। अब कल नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1556 से 1605 तक अकबर से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? अकबर से। तो आपको यह क्या करना है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 1 हफ्ता कम से कम कोशिश करूंगा 5-6 दिन में इसको टॉपिक को समाप्त करवा दूं। मतलब 5 दिन या 4 दिन में लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। अकबर करेंगे, फिर जहांगीर करेंगे, फिर शाहजहां के ऊपर चलेंगे, फिर औरंगजेब के ऊपर चलेंगे, फिर लेटेस्ट मुगल्स थे उसके ऊपर चलेंगे, लास्ट तक जाएंगे बहादुर शाह जफर तक, 1857 की क्रांति तक। तो आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना था और आपने देखा होगा, मैं ये आपसे आशा करता हूं। अगर कहीं पर भी आपको चीज समझ नहीं आता तो प्लीज चैनल को वहां पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।